की बहुत सारी आपको कहानियाँ सुनाई, वो अलग अलग क्रिमिनल की थी, कत्ल की थी, अंडरवर्ल्ड की थी, डॉन की थी, दबंग की थी, बुरे नेताओं की थी। लेकिन जब एक पूरी बिरादरी, जब एक साथ बहुत सारी भीड़ कुछ इस तरह की हरकतें करे, ऐसा क्राइम करे जिससे पूरी इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए, तो वो बड़ी अजीब चीज़ होती है। जो आज का वाक़या है वो लगभग वैसे ही है। महाराष्ट्र जैसे तरक्कीशुदा स्टेट, राज्य में जहाँ ऐसी चीज़ें हों तो वो और भी ज़्यादा थोड़ा परेशान करती हैं। आज की कहानी महाराष्ट्र से है और अपने क्राइम तक फैमिली के ही कई मेंबरों ने इसके लिए बड़ी रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि ये कहानी सुनाओ। इस कहानी के बारे में सिर्फ एक शब्द कहूँगा और शायद 2006 मतलब 13 साल पहले इस शब्द के से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ भी नहीं थे, उन्हें मालूम भी नहीं था कि यह है क्या। एक नाम आया था अचानक 2006 के बाद, खैरलान जी। खैरलान जी हिंदुस्तान के नक्शे पे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी एक भंडारा डिस्ट्रिक्ट है, उस भंडारा डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा आगे एक बहुत ही छोटा सा गांव है, बल्कि एक पहले तहसील है वहाँ पे, एक मोहाड़ी, भंडारा ज़िले में। और उस मोहाड़ी तहसील में एक छोटे से गांव का नाम है खैरलांजा। 2006 से पहले कोई नहीं जानता था खैरलांजा को, लेकिन 2006 में जो कुछ खैरलांजा में हुआ उसके बाद अचानक ये गांव पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा था, लेकिन अफसोसनाक और गलत वजहों से। फिल्मों में, किताबों में, नॉवल में हम सब ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि कैसे दिखाया जाता था कि पहले गांव है, गांव में दबंग हैं, लोग हैं, जातियां हैं, ऊंच है, नीच है, छुआछूत है। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं, आज भी है। और इत्तेफाक से ऐसे कहें कि अफसोस की बात है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों की सोच बदली नहीं है। आज भी आप गांव में जाएं तो ऊंची नीची जातियां, छूत, धर्म, जात पात, इसको लोग बहुत ज़्यादा कट्टरपन के साथ मानते हैं। हालांकि एजुकेशन आने के बाद थोड़ी सी लोगों की सोच में तब्दीली आई है, लेकिन जितनी बड़े पैमाने पे तब्दीली आनी चाहिए अभी है नहीं। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप किसी जो नीची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग, उनके हाथ से पानी नहीं पिएंगे, अपना कुआं इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये फिल्मों में है, लेकिन हकीकत में वाकई ऐसा होता है और ऐसे बहुत सारे इलाके आज भी हिंदुस्तान में हैं। तो ये कहानी इन्हीं छुआछूत, इन्हीं ऊंची नीची जातियों, कमज़ोर, अमीर, दबंग, गरीब, उनसे जुड़ी हुई कहानी है। खैरलान जी एक गांव, इस गांव में ज़्यादातर ज़ात पात यहाँ पे भी, और ऊंची नीची जाति के बीच भेदभाव भी। तो इसी गांव में एक परिवार रहता था, उस परिवार का नाम जो भोतमांगे परिवार कहा जाता था। और इनके जो मुखिया थे इस परिवार के, वो थे भैयालाल भोतमांगे। तो भैयालाल भोतमांगे का परिवार खैरलान जी गाँव में रहता था। परिवार में इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम सुरेखा, एक बेटी प्रियंका 17 साल की, और 2 बेटे रोशन और सुधीर 19 और 21 साल के। तो ये 4 लोग इस परिवार के सदस्य थे, खैरलान जी में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। गांव के जो बाकी लोग थे उनकी भी हालत वैसी ही थी। इत्तेफाक से इसी दौरान में गांव में कुछ ज़मीन को लेके किसी का दबंग और ऊंची जाति के लोगों से झगड़ा होता है, और उस ज़मीन की गवाही के सिलसिले में भैयालाल भोतमांगे की जो परिवार है वो पुलिस में गवाही देने पहुंच जाती है अपने पड़ोसियों और उनके लिए। ये बात ऊंची जाति के लोगों को पसंद नहीं आती और वो उसके ऊपर गवाही को वापस लेने के लिए दबाव डालते हैं। भोतमांगे परिवार इस चीज़ को मानता नहीं है। इसके बाद ये लोग उनकी नज़रों में आ जाते हैं, और जो दूसरे दबंग थे वहाँ पे ऊंची जाति के, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था। अपने देश में वैसे भी नेता लोग वोट के लिए जहाँ जैसा मौका मिलता है उसका इस्तेमाल करते हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं इन बातों को, तो कहीं लड़वाना हो तो लड़वा देते हैं, कहीं ज़ात पात की लकीर खींचनी है खिंचवा देते हैं, दंगा कराना हो करवा देते हैं। और ये सारी मतलब खुली हुई चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो उन लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था और उन्हें लगा कि ये सब हमसे कमज़ोर जाति के हैं, ये क्या करेंगे। तो उस गवाही से वो लोग थोड़े गुस्से में आ गए और सबक सिखाने के लिए फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि
इनको सबक सिखाना है। तारीख थी 29 सितंबर, साल था 2006। 29 सितंबर 2006 को, 29 सितंबर 2006 को दूसरी पार्टी के जो ऊंची जाति के लोग थे इस भोतमांगे परिवार के मुकाबले 40 से 60 जो चश्मदीद है वहाँ पे, जो सीबीआई की इंक्वायरी हुई, जो अलग अलग वहाँ पे टीमें गईं, उन सब ने जो रिपोर्ट की, 40 से 60 लोग खैरलांजी गांव पहुँचते हैं। इत्तेफाक कहिए या खुशकिस्मती कहिए कि उस वक्त इस परिवार का जो मुखिया था भैया लाल भोतमांगे, वो किसी काम से अपने घर पे नहीं था और वो गांव से बाहर गया हुआ था। तो जब ये इस 40 से 60 भीड़ की शक्ल में खैरलांजी में भोतमांगे परिवार के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, सभी के हाथों में डंडे, साइकिल के चेन, जो जैसा जिसको हथियार मिला, पत्थर। इसके बाद भोतमांगे की फैमिली के चारों मेंबर उस वक्त घर के अंदर जो मौजूद थे, उनकी पत्नी सुरेखा, प्रियंका, रोशन और सुधीर, इन चारों को घर के अंदर से घसीट कर बाहर लाया जाता है। भीड़ जो है वो पागल वहशी की तरह इनके ऊपर टूट पड़ती है। 3 से 4 घंटे तक ये भीड़ इन चारों को कपड़े उतार देती है, इन चारों के, और इनको बिल्कुल नंगी हालत में पूरे गांव में घुमाया जाता है। न सिर्फ घुमाया जाता है बल्कि इस दौरान में लगातार जो जिसको मन कर रहा था वो बुरी तरह से इनको पीट रहा था, मार रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक भैयालाल भोतमांगे की जो पत्नी 44 साल की सुरेखा और बेटी प्रियंका 17 साल की, भीड़ ने इनके साथ बाकायदा गैंग रेप भी किया गांव में खुलेआम। 40 से 60 लोग थे, आप अंदाज़ा लगाइए, वहशत होगी सोचकर। गैंग रेप किया, बुरी तरह मारा पीटा, और गैंग रेप के बाद फिर उनकी जब हालत ख़राब हुई तो डंडों से, चेन से, सरिया से, जिस चीज़ से मौका मिला पहले बहुत बुरी तरह मारा। कुछ घंटों के बाद पहली 2 मौत होती है उस गांव में घुमा घुमा कर। पहली मौत होती है सुरेखा की और फिर दूसरी उनकी बेटी प्रियंका की। माँ बेटी का सारा हश्र दोनों के एक नज़रों के सामने हो रहा था और बेबस उनके दोनों भाई जो है वो भी उसमें शामिल थे, बट वो कुछ कर नहीं सकते थे। 40 से 60 लोग थे और उनको भी मार मार के अधमरा कर दिया गया था। तो गैंग रेप और तमाम जुल्म ज़्यादती के बाद पहले माँ बेटी को मार दिया जाता है पत्थरों से, चेन से, डंडे से, सरिया से, और इसके बाद दोनों भाइयों की बारी आती है। कहते हैं इन भाइयों को जिस वहशी तरीके से मारा गया उसको मतलब बताना भी अजीब लगता है कि उन्हें पहले पीटा गया, फिर उनके टुकड़े किए गए। 3-4 घंटे के इस वहशीपन के बाद इन चारों की लाशों को वो भीड़ उठाती है, और इस दौरान में जब इन्हें पीटा जा रहा था, नंगा घुमाया जा रहा था, गैंगरेप हो रहा था, उन पर जुल्म ढाए जा रहे थे, तो वो गांव के अंदर, गांव में रहने वाले लोगों की मौजूदगी में, और वो सब सिर्फ तमाशबीन बने हुए थे। शायद उनकी भी मजबूरी थी कि इन लोगों से पंगे लेने का मतलब अपना भी यही हाल करवाना, तो इसलिए वो बेबस थे, मजबूर थे, वो भी आगे नहीं आए। कोई भी इस भोतमांगे परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आया, जबकि गांव में उस वक्त अच्छे खासे लोग मौजूद थे। लेकिन वो 40 से 60 लोगों की भीड़ देखकर वो भी सहम गए और वो जीना चाहते थे, वो अपना हश्र ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ज़ुबान बंद रखी, देखकर भी अनदेखा कर दिया। भीड़ ने इसका फ़ायदा उठाया। मनमानी करने के बाद, ज़्यादती करने के बाद, इन चारों को मारने के बाद उसी गाँव खैरलांजी गांव के पास एक नहर है, उस नहर में ले जाकर चारों की लाश फेंक दी। इसके बाद भीड़ वहाँ से निकल गई। 3 से 4 घंटे का ये पूरा मामला था। उनके जाने के बाद गांव खामोश, तब भी किसी ने कुछ नहीं किया। बाद में भैयालाल भोतमांगे अपने गांव वापस आता है, लेकिन गांव में घुसने से पहले ही उसे लोग बता देते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारे परिवार के साथ हुआ है और तुम मत जाओ वरना तुम्हें ही मार देंगे। मौत के डर से भैयालाल गांव में दाखिल नहीं होता है। अपने जो भी उसकी मदद थे उसके ज़रिए वो पुलिस से गुजारिश करता है, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस भी इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती, या शायद उन दबंग लोगों या पॉलिटिकल प्रेशर, जो भी आप इसे कहें, पुलिस की नज़र में ये 4 मौत कोई मौत ही नहीं थी।
और जो कुछ हुआ उसकी नज़र में ये कहीं से कानून की नज़र में कोई जुर्म ही नहीं था, इसलिए पुलिस ने कुछ नहीं किया। 2 दिन बीत गया। इसके बाद नहर से लाश मिलती है। जब नहर से 4 लाशें मिलती हैं और पुलिस को मालूम है ये चारों कहानी कौन लोग हैं, सब जानती है पुलिस, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी गांव और वहाँ के इक्वेशन और जात पात की लड़ाई इन सबको अच्छी तरीके से जानती थी। कई बार ऐसा भी होता है हमारे हिंदुस्तान में कि बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ पे कोई ऐसा क्राइम होता है और इत्तेफाक से वो पुलिस वाला भी अगर उनमें से किसी एक ज़ात का निकल आता है तो वो उन्हीं की तरफ हो जाता है। हालांकि जब जो कानून की वर्दी उसके जिस्म पे है वो ये इजाज़त नहीं देती, वो कहती है कि तुम कानून का पालन करो, लेकिन वर्दी के पीछे भी इंसान होता है तो कई बार बेईमानी कर जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही था, लेकिन अब 4 लाशें मिली तो पुलिस को कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी थी। तब भी पुलिस खानापूर्ति के लिए मामला दर्ज करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद अब इस गांव से धीरे धीरे ये खबर बाहर आती है। भैया लाल भूतमांगे वहाँ से निकलता है और अपने कुछ ज़ात के नेताओं तक पहुँचता है, बताता है, लेकिन तब भी कोई असर नहीं होता। कुछ छोटे मोटे वहाँ के न्यूज़पेपर और उन तमाम लोगों तक भी बात जाती है, बट कोई ख़बर नहीं छापता। उन्हें लगता है कि ये कोई खबर ही नहीं है। महीने भर तक आप यकीन माने कोई मीडिया भी इस स्टोरी को नहीं उठाती, क्योंकि वहाँ लोकल न्यूज़पेपर और उसने भी इसको रिपोर्ट नहीं की, तो फिर दिल्ली तक भी ये खबर नहीं आई। लेकिन एक अखबार था जो लगातार, शायद उसका नाम सम्राट टाइम्स था, वो जो खबरें छाप रहा था और उनकी खबरों से ही कुछ ऐसे दलित नेताओं तक ये खबर पहुंची। इसके बाद उन दलित नेताओं के ज़रिए दिल्ली के दलित नेताओं तक बात पहुंची। फिर दिल्ली में पूरे 1 महीने के बाद पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको पूरी रिपोर्ट छापी और तब जाकर देश को पता चला कि महाराष्ट्र में एक गाँव है खैरलांजी और उस गाँव में क्या कुछ हुआ। इस खबर के बाद फिर नेताओं का ध्यान जाता है, फिर थोड़ा हंगामा होता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। सरकार भी तब तक वहाँ पे विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे और आर पाटिल जो है वो होम मिनिस्टर थे, बट उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। 60 दिन बीत जाते हैं, 2 महीना। 29 सितंबर को ये हुआ था और दिसंबर का महीना आ जाता है। 60 दिन के बाद अखबारों में खबर छपने के बाद, लोगों को पता चलने के बाद, अब महाराष्ट्र के और फिर बाकी देश के हिस्से से दलित नेता वहाँ पहुँचते हैं और अब उनमें गुस्सा फूटता है। और इसी के बाद इस गुस्से को देखते हुए फिर मुंबई, पुणे, सोलापुर, नागपुर ऐसी जगहों पे ये लोग अब धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इत्तेफाक से नागपुर में ऐसे धरना प्रदर्शन के दौरान थोड़ी हिंसा हो जाती है, दंगे हो जाते हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में भी करीब 4000 ऐसे लोग पहुंचे दलित, और खैरलांजी के हत्याकांड के लिए इंसाफ की मांग करने लगे। वहाँ पुलिस से भी उनकी झड़प हुई। तो जब महाराष्ट्र के छोटे छोटे इलाकों में ये दंगे और हिंसा भड़कने लगे, तब जाकर सरकार की भी आंख खुली और उसके बाद मीडिया को भी लगा कि ये मामला बड़ा है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग दलित वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, तो पता चला कि इस मुद्दे पे कर रहे हैं। तब जाकर फिर मीडिया ने भी बाकी खबरों की तरफ से ध्यान हटाकर थोड़ी सी इस खबर पे ध्यान दिया और अब रिपोर्टिंग होने लगी न्यूज़ चैनल पे भी, अखबारों में भी। फिर सरकार भी प्रेशर में आई और इस धरना प्रदर्शन और इन चीज़ों को देखते हुए आखिरकार सरकार ने फिर आनन फानन में सीबीआई इंक्वायरी की जांच के ऑर्डर दे दिए। सीबीआई ने भी फटाफट इसकी जांच की और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में माना कि हाँ, ये लोग थे, करीब 36 लोग को उसने नामजद किया। बट उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन दोनों महिलाओं के साथ गैंग रेप नहीं हुआ, उन्हें मारा गया है। तो सीबीआई ने हत्या और बाकी चीज़ों के लिए केस बनाया, दर्ज किया, कोर्ट में पहुंचे। हालांकि सीबीआई की जांच पे उंगली उठी और ये कहा गया कि जो डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर इस डिस्ट्रिक्ट के, भंडारा डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पोस्टमार्टम हुआ, उन डॉक्टरों को एक तरह से बरगला कर मिलाकर, जो ताकतवर लोग थे, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो गैंग रेप की सारी चीज़ें हटा दी गई। इसकी एक वजह ये कही गई थी कि इससे और भी जो है हिंसा भड़क सकती है, गुस्सा भड़क सकता है। तो ये कहते हैं कि उस डॉक्टर की रिपोर्ट ने, उस डॉक्टर ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की और गैंग रेप की बात मना कर दी, जबकि उस गांव के जो विटनेस हैं, बाद में जब उनको भरोसा दिलाया गया उनकी सुरक्षा और फिर उनके नेता आए, संरक्षण की बात आई, तो उन्होंने, तमाम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से
पूरे गांव में घुमा घुमा कर और गैंगरेप भी हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इन चीज़ों को हटा दिया गया। तो सीबीआई की रिपोर्ट में गैंगरेप को शामिल नहीं किया गया, हत्या और बाकी चीज़ों को शामिल किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार का रुख उस वक्त सवाल पैदा कर रहा था कि कमाल ये था कि 29 सितंबर को यह हादसा हुआ, 1 अक्टूबर को नहर से लाश मिलती है। 1 अक्टूबर को लाश मिलने के बाद पुलिस खाना पूर्ति के तौर पे एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस कोई नामजद या बाकी चीज़ें नहीं करती, ना किसी से पूछताछ करने की जहमत उठाती है। इसके बाद तब तक इस पूरे मामले को दबाया जाता है जब तक कि 60 दिन बाद, जैसा मैंने आपको कहा, नागपुर, शोलापुर, पुणे, मुंबई, इन जगहों पे आंदोलन शुरू नहीं हो जाता। इन आंदोलन के बाद फिर सरकार जागती है और इसी बीच में सरकार भी गुमराह करने के लिए इन चीज़ों को, आर पाटिल जो उस वक्त वहाँ के गृह मंत्री थे, वो एक बयान दे देते हैं कि ये नक्सलियों का किया हुआ हमला था। इससे और लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि अब तक गांव के लोग भी खुल के आने लगे थे और फिर जब पता चला कि गांव के अंदर ऊंची और नीची जात के लोगों के बीच ज़मीन के एक मामले को लेकर लड़ाई थी, और लेकिन स्टेट का होम मिनिस्टर कह रहा कि नक्सल था, तो उससे बहुत लोग भड़के। हालांकि बाद में फिर गृह मंत्री को अपना बयान वापस लेना पड़ा, क्योंकि सीबीआई की जांच में इन चीज़ों का कहीं जिक्र नहीं था और उसने वही बताया, सिर्फ एक गैंग रेप वाली चीज़ को छोड़कर। तब भी उसके बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, गुस्सा भड़क रहा था। फिर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की और उसमें 36 लोगों के खिलाफ ये मामला बनाया। 36 लोगों के खिलाफ मामला बनाने के बाद लोअर कोर्ट में ये मामला गया। जब लोअर कोर्ट में ये मामला गया तो उसमें से पुलिस ने 10 लोगों को इस मामले का दोषी पाया और इनमें से 8 को 2008 में, सितंबर 2008 में इसका फैसला आया, करीब 2 साल के बाद, और बल्कि 10 भी नहीं, 8, उनमें से 6 लोगों को मौत की सज़ा दी गई और 2 लोगों को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। लोअर कोर्ट ने, बाकी को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया, लेकिन 6 को डेथ पेनल्टी मिली और 2 को उम्र कैद 2008 में। अब ये जिन लोगों को सज़ा मिली, इन्होंने इसको नागपुर बेंच के, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, वहाँ चैलेंज किया और चैलेंज के बाद 2010 में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और हाई कोर्ट ने क्या किया कि जो 6 लोगों को मौत की सज़ा दी गई थी, उस सज़ा को बदलकर 25 साल उम्र कैद की सज़ा में बदल दी। उम्र कैद तो दी, लेकिन 25 साल। और जो 2 थे ऑलरेडी, उनकी 25 साल ही रही, तो फांसी की सज़ा को बदल दिया और 25 साल उम्र कैद की सज़ा दे दी। इसके बाद सीबीआई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 2019 आ गया है, 2010 में इसका फैसला आया था हाई कोर्ट का। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया इस पर। इस दौरान में इंसाफ के लिए 10-12 साल तक भैयालाल भोतमांगे अपने परिवार के 4 लोगों की मौत के लिए लड़ता रहा, भटकता रहा। इस दौरान वो गांव छोड़ा, उसने एक हॉस्टल में नौकरी की 15,000 रुपये की गार्ड के तौर पर, और उसकी यही उम्मीद थी। जब वो किसी फ्रंट और उस पर आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बस मुझे मेरे परिवार के गुनहगारों को मैं अपने सामने मतलब सज़ा पाते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये देखिए कि 4-4 लोगों को अपने परिवार के खोने वाला शख्स इस अधूरी उम्मीद के साथ इस दुनिया को छोड़ गया कि उसके जीते जी उसके परिवार के गुनहगारों को सज़ा मिले। कुछ साल पहले दिल का दौरा पड़ने से भैयालाल भोतमांगे की भी मौत हो गई। तो इस परिवार में 5 लोग थे, इन 5 की मौत हो चुकी, लेकिन अब भी आज 13 साल बाद भी इस केस का आखिरी फैसला आना बाकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस बारे में आखिरी फैसला नहीं सुनाया। 6 लोग 25 साल की सज़ा काट रहे हैं और बाकी 2 को पहले ही से थी, मतलब 8 लोग, जबकि भैयालाल का कहना था कि करीब 36-38 थे। नाम भी दिया था, सारे नामजद थे, लेकिन धीरे धीरे उन नामों को भी हटा दिया गया। वक्त बीता, यादें थोड़ी थोड़ी धुंधली हुई और आज 13 साल बाद खैर लांजी बस इतिहास के एक पन्ने में है। उस 29 सितंबर 2006 की उस वहशियाना हरकत के लिए जो पूरे एक भीड़ की शक्ल में एक परिवार के ऊपर टूटा था, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो गई है, भूल गए हैं। और होता भी है हमारे यहाँ, जब तक कोई अगली ऐसी वारदात ना हो जाए, अगली ऐसी कोई चीज़ ना हो, तब तक हम फिर पुरानी चीज़ों को याद करके नहीं रोते हैं।
तो कुल मिलाकर 13 साल बाद भी खैरलान जी के गुनहगारों को अभी तक सज़ा नहीं मिली है। जेल में बेशक हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। ये वो कहानी थी खैरलान जी की। थैंक यू वेरी मच। मेरे अपने ही क्राइम तक के एक या कई लोगों ने इसकी फरमाइश की थी, तो आप लोगों की वजह से मुझे ये कहानी आप तक पहुंचाने का मौका मिला। और ये कहानी वाकई अंदर से झकझोर देती है, क्योंकि इस तरह से सिर्फ एक बताना, बयान करना, आपको सुनाना वो अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए आप सोचिए, उन 2-4 घंटों को महसूस कीजिए जब एक पागल भीड़ एक परिवार के 4 लोगों को पूरे गांव में नंगा घुमा रही है और जो मन में आ रहा है उनके साथ कर रही है। वो 3-4 घंटे उनकी ज़िंदगी पर क्या बीते होंगे, कैसे बीते होंगे, सोच के ही कलेजा लरस जाता है। और ये चीज़ें वो हैं जो हमारे पूरे इंसानियत को शर्मिंदा भी कर जाती हैं। तो ये थी खैरलान जी की कहानी।